नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने जो पूंजी पर ब्याज की गणना के संबंध में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आहरण पर ब्याज की गणना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आहरण पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन देखिए, टॉपिक शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कि आहरण पर ब्याज। देखिए, साझेदार जब साझेदारी फर्म से कोई राशि निकालते हैं तो वो आहरण हो गया, और उस आहरण पर ब्याज तभी लेगी एक फर्म जब इसका उल्लेख है वो साझेदारी संलेख में किया गया हो। साझेदारी लेख में इसके बारे में स्पष्ट बात की हो कि यदि साझेदार साझेदारी फर्म से किसी प्रकार का आहरण करते हैं तो उनसे ब्याज लिया जाएगा, किस दर से लिया जाएगा, इस बात का उल्लेख भी साझेदारी लेख में किया गया होगा। तो हम क्या लेंगे, साझेदारों से आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे। साझेदारों पर जो आहरण किया गया है उस पर ब्याज निकालेंगे। यदि साझेदार संलेख में किसी प्रकार की बात नहीं गई है साझेदारों के आहरण पर ब्याज के संबंध में, तो वही 5 नियम जो हम ज्यादातर देखते हैं कि साझेदार संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम है वो लागू होते हैं। आपको पता होगा कि साझेदार विलय के अभाव में कौन से नियम लागू होते हैं। पहला नियम होता है कि सभी साझेदार लाभ हानि बराबर अनुपात में बांटते हैं। किसी भी साझेदार को वेतन, बोनस, कमीशन का भुगतान नहीं किया जाता है। साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है। साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाता है। साझेदारों द्वारा दिए गए ऋणों पर 6% वार्षिक दर से हम क्या चुकाते हैं, ब्याज चुकाते हैं। ये नियम हमें कब ध्यान में रखने होते हैं, जब साझेदार के मध्य कोई प्रकार का समझौता नहीं है, साझेदार के मध्य किसी प्रकार का संलेख नहीं हुआ है, तो हमें ये नियम ध्यान रखने होते हैं। अब आहरण पर ब्याज, तो आहरण पर ब्याज के संबंध में हम इसके 2-3 नियम देख लेते हैं। भाई, आहरण की ब्याज की जब गणना करनी हो तो हमें सबसे पहले कौन सी बातों को ध्यान में रखना होता है, ताकि हम हमारे जो प्रश्न दिया गया है, हमारे पास जो सवाल आया है उसको गलत न करें। पहले विद्यार्थियों, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि आप जब सवाल करते हो तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप सवाल को समझो। यदि आपने सवाल को समझ लिया तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हो। ठीक है ना? तो इसमें जो पहला है वो ये है कि साझेदारी विलेख में स्पष्ट उल्लेख होने पर, यानी साझेदार विलेख में या साझेदार संलेख में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि साझेदारों द्वारा आहरण किया जाता है और उस पर ब्याज लिया जाना है, तो ही हम साझेदार के आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे, वरना नहीं करेंगे। दूसरा, आहरण पर ब्याज फर्म के लिए आय है, यानी जो भी आहरणों पर ब्याज फर्म को प्राप्त होगा वो फर्म के लिए वो क्या होगी, आय होगी। तो इसको हम कहां दिखाते हैं, इसको हम लाभ हानि नियोजन खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में, जमा पक्ष में दिखाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइवर्स का लेखा कहां किया जाता है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के जमा पक्ष में इसका लेखा करेंगे। इसके अलावा जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट पक्ष में इसका लेखा किया जाता है, किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइविंग्स है उसका लेखा हम आय है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो किस साइड में कर रहे हैं, जमा पक्ष में, क्रेडिट पक्ष में कर रहे हैं। और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसके नाम पक्ष में जमा करेंगे। इसके बाद में हमें ये ध्यान रखना है कि आहरण का ब्याज जो की गणना है वो किस प्रकार से करनी। यदि आहरण नियमित अंतराल से किए जाते हैं तो हमें किस प्रकार से आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। यदि अनियमित अंतराल से किए जाते हैं तो हमें किस प्रकार से आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। तो यदि अनियमित अंतराल से आहरण किया जाता है तो समयावधि के अनुसार, यानी कि जब आहरण किया जाता है और आहरण है, जैसे कोई आहरण कर लिया कि 1 अप्रैल से वर्ष शुरू होता है, 1 अप्रैल के बाद जैसे 1 जून को कर लिया,
फिर 1 सितंबर को कर लिया, फिर 1 दिसंबर को कर लिया, फिर 1 जनवरी को कर लिया, इस प्रकार से आहरण करते हैं। तो उस आहरण की अवधि के आधार पर हम क्या करते हैं, यानी उनको अवधि के आधार पर उस आहरण को गुणा करके हम जब निकालेंगे तो एक तो तरीका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हो जाता है कि जो आहरण किया जा रहा है वो यदि नियमित अंतराल पर किया जाता है, जैसे हर महीने किया जाता है, हर तिमाही पर किया जाता है, तो किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो मुख्य बात ये है कि जो आहरण किया जाता है उसकी समय अवधि के आधार पर हम क्या करते हैं, आहरण पर ब्याज निकालते हैं। ठीक है, तो आहरण पर ब्याज की गणना के जैसे दो विधि मान लेते हैं हम। कितनी विधि मान लेते हैं, दो विधि। पहली विधि अनियमित अंतराल पर आहरण। अनियमित अंतराल पर आहरण, तो अनियमित अंतराल पर जब आहरण होता है तो हम गुणनफल विधि के आधार पर आहरण की गणना कर सकते हैं, यानी जो आहरण किया गया है उस आहरण को उस अवधि से गुणा करते हैं जिस अवधि के लिए उस आहरण की राशि का उपयोग हुआ है। उस अवधि के आधार पर जो गुणनफल की राशि आती है उसके आधार पर हम क्या निकाल लेते हैं, आहरण को ब्याज निकाल लेते हैं। जब इसकी गणना के सवाल करेंगे हम आहरण के ब्याज के लिए, तो हम जो हमारी नेक्स्ट अगली वीडियो होगी उसमें हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि आहरण पर ब्याज की गणना किस प्रकार से करते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जब अनियमित अंतराल पर आहरण किया जाता है, जिसमें कोई नियमित अंतराल नहीं है, कभी भी कर रहे हैं, तो उसकी उपयोग की अवधि के आधार पर हम क्या करेंगे, आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे। दूसरा है नियमित अंतराल पर। नियमित अंतराल पर आहरण। देखिए, नियमित अंतराल पर आहरण का मतलब होता है कि जैसे हर महीने आहरण करते हैं, हर हर तिमाही पर आहरण करते हैं, तो किस प्रकार से हम आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे। तो इसमें देखिए कि 3 कंडीशन अपने पास हो सकती है। यदि हर महीने आहरण किया जाता है और प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को आहरण किया जाए, प्रत्येक माह के मध्य में आहरण किया जाए, प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को आहरण किया जाए। तो देखिए इसमें नंबर फर्स्ट इसमें लगा देता हूं, प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को लगातार 12 महीने आहरण। यदि प्रत्येक महीने की प्रथम तारीख को लगातार 12 महीने आहरण किया जाता है तो कितनी अवधि का ब्याज निकलेगा। तो इसके लिए हम एक सूत्र लगा सकते हैं, n+1/2, यानी जो अवधि होगी वो हमारे पास 12 माह की होगी। तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं, 12 + 1/2 यानी 13/2, तो 6.5 माह, 6.5 माह। यानी प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को यदि लगातार 12 महीने आहरण किया जाता है तो हमें ये सूत्र ध्यान रखना है, n+1/2, या सीधा हम ये ध्यान रख सकते हैं कि 6.5 माह का ब्याज निकालना है यदि प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को लगातार 12 महीने आहरण किया जाता। तो दूसरा, प्रत्येक माह के मध्य में किया जाए, यही कंडीशन रहेगी, तो 6 माह का। इसमें रहेगा n/2, तो 12 में 2 का भाग लग गया तो कितने आ गए, 6 आ गए। और तीसरी कंडीशन रहेगी ये, प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को लगातार 12 महीने आहरण करने पर। तो इसमें सूत्र रहेगा n-1/2, तो n कितना हो गया, 12 -1/2, 11/2, तो हल करने पर 5.5 माह। तो देखिए हमने सूत्र के द्वारा इसको हल करके देख लिया। यदि आप इसको सीधा याद रखना चाहो तो सीधा रख सकते हो कि यदि प्रत्येक महीने आहरण किया जाता है और महीने की प्रथम तारीख को लगातार 12 महीने आहरण किया जाए तो 6.5 माह का ब्याज, प्रत्येक माह के मध्य में पूरे 12 महीने आहरण किया जाए तो 6 माह का ब्याज, और महीने की अंतिम तारीख को और पूरे 12 महीना आहरण किया जाता है तो 5.5 माह का ब्याज देगा। यदि देखिए कि इसमें जैसे 12 महीने की बात कही गई है तो हमने ऐसे निकाल के देख लिया। यदि प्रश्न में आ जाता है कि प्रत्येक महीने 6 महीने आहरण किया जाता है, एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आहरण है वो हर महीने प्रथम तारीख को 6 महीने आहरण किया जाता है,
तो प्रथम तारीख को करता है तो सूत्र क्या होता है n+1/2 और 6 महीने कर रहा है तो 6 + 1/2 तो 7/2 यानी कितने महीने का ब्याज निकालेंगे 3.5 महीने का। तो इस प्रकार से हम निकाल के भी दे सकते हैं यदि हमें याद नहीं है। तो प्रथम तारीख को n+1 और अंतिम तारीख को कर रहे हैं तो n-1/2 और मध्यम कर रहे हैं तो n/2 रहेगा। ठीक है, तो इस आधार पर हम कर सकते हैं आहरण पर ब्याज की गणना की अवधि निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपने नोटबुक में उतार लेना। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को या प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को या प्रत्येक माह के मध्य में किस प्रकार से करते हैं। अब प्रत्येक तिमाही पर जब हम आहरण करते हैं तो इसी प्रकार से हम निकालेंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे निकालेंगे। यदि प्रश्न आ जाता है कि किसी साझेदार फर्म में साझेदार प्रत्येक तिमाही की प्रथम तारीख को निकालते हैं, यानी पहली कंडीशन प्रत्येक तिमाही की प्रथम तारीख को। ठीक है, तो प्रथम तारीख को वही हमें ध्यान रखना है कि n+3/2 n+3/2 तो 12+3/2 तो 12×3 15, 15 में 2 का भाग लेंगे तो 7.5 माह का ब्याज निकलेगा। कितना निकलेगा 7.5 माह का ब्याज। दूसरा प्रत्येक माह के मध्य प्रत्येक तिमाही के मध्य तो इसमें हो जाएगा n/2 मतलब 12/2 तो 6 माह का लगेगा इसमें। और तीसरी कंडीशन होती है प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख को। तो इसमें सूत्र में लगाएंगे n-3/2 n 12 -3/2 तो 12 में से 3 गया 9, 9 में 2 का भाग लगाएंगे तो 4.5 माह का ब्याज आहरण का लगेगा। तो ये तीन कंडीशन तिमाही पे जब आहरण किया जाता है प्रत्येक तिमाही की प्रथम तारीख को, प्रत्येक तिमाही के मध्य में और प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख को, तो कितने माह का ब्याज निकालेंगे। तो पहली बार जो हमने आहरण पर कि जब अनियमित में अंतरालों पर आहरण किया जाता है किसी साझेदार फर्म में, तो जो उपयोग की अवधि है उस अवधि के आधार पर हम क्या करेंगे आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे। और जब नियमित अंतराल पे आहरण किया जाता है प्रत्येक महीने किया जा सकता है, प्रत्येक तिमाही पे किया जा सकता है, तो आहरण पर ब्याज की गणना के लिए जो समय अवधि है वो कैसे निकालेंगे और जो हमारे पास आहरण की दर दी गई है उस दर के आधार पर हम आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे। तो पहले विद्यार्थी आज की क्लास में हम आहरण के ब्याज के संबंध में इतना ही पढ़ेंगे। जो आहरण पर ब्याज की गणना के जो सवाल है, जो प्रश्न है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। यदि आज आपको इस क्लास में किसी भी प्रकार के टॉपिक में दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और अच्छे अंक बनाइए। धन्यवाद।